हाफिज मोहम्मद साहब ने सवाल पूछा है, सिंस बर्ड्स कैन नेचुरली regenerate their hair cells using sporting cells, what is the exact evolutionary barrier that prevents mammals from doing the same? Why did evolution lock down that healing ability in us? देखिए, साइंस में हम ये देखते हैं कि खासतौर पे जब हम इवोल्यूशनरी साइंस देखते हैं तो हम ये देखते हैं हिस्ट्री क्या थी, राइट? अब हिस्ट्री में हमें ये पता है कि अगर हम इंसानों की बात करें, राइट, तो हमने पिछली दफ़ा बात की थी आंखों की, कि आंखों में तमाम मैमल्स में 4 में से 2 जीन ज़ाया हो गए थे, लेकिन फिर जब हम प्राइमेट्स की तरफ आए तो एक म्यूटेशन हुई जिससे एक नया जीन बन गया, जो जिससे हमारी यानी प्राइमेट्स में सुर्ख रंग देखने की काबिलियत वापस आ गई, लेकिन वो उसी जगह नहीं जिस जगह बाकी जानवरों की है। तो ये म्यूटेशंस की वजह से किसी जीन का गैर फ़ाल हो जाना या कोई नया जीन बन जाना जो एक नई काबिलियत पैदा कर जाता है, ये तो म्यूटेशन है। म्यूटेशन तो हिस्टोरिकल एक्सीडेंट होते हैं, राइट? उसके बाद फिर सिलेक्शन होती है कि अगर उस जैसे अब अगर हम बात करें कि ये डिसेबिलिटी यानी एक जीन जो अस्सलाम वालेकुम, साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। और इर्तिका लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर में आज हम बात करेंगे इर्तिका के एक पहलू पर कि समात यानी कानों का जो फंक्शन है, सुनने का जो फंक्शन है, उसका इर्तिका कैसे हुआ। तो उसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन पहले से शेयर कर, तो इस पे आप देख सकते हैं कि ये आई होप कि मेरा पॉइंटर आपको नजर आ रहा है। तो ये कान का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है जिसे मिडल ईयर कहते हैं, अभी हम इस पे बात करेंगे तफसील से, लेकिन हम बात करेंगे बिल्कुल आगाज से कि इर्तिका सुनने का कैसे हुआ। तो पहले तो बात यह है कि सुनना अज खुद क्या चीज है। सुनना हवा में या पानी में या किसी भी मीडियम में जो वाइब्रेशंस हैं उनको डिटेक्ट करना और उन्हें डिकोड करने का नाम है। हवा में आवाज जो है वो लहरों की सूरत में जाती है, राइट? साउंड जो ये एक प्रेशर वेव है, और ये प्रेशर वेव जहां पे सोर्स है इसका, वहां की इंफॉर्मेशन लेके आती है उस एंटिटी के पास, उस शख्स के पास या उस नौ के, उस जानवर के पास जो सुन रहा है। तो बहुत अर्ली लाइफ के इवोल्यूशन में, बहुत अर्ली जानवरों में ये काबिलियत पैदा हो गई थी कि वो इर्द गिर्द के माहौल में जो मैकेनिकल वाइब्रेशन हो रही हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करके उन्हें फिर प्रोसेस कर सकें। तो ये जो काबिलियत है मैकेनिकल हरकत को डिटेक्ट करने की, इसे मैकेनो रिसेप्शन कहते हैं, राइट? एक पहले हमने की थी जब हम बसारत की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने फोटॉन्स की बात की थी, राइट? आगे जब हम बात करेंगे सेंस ऑफ स्मेल की, सेंस ऑफ टेस्ट की, तो वो फिर हम बात करेंगे कीमो रिसेप्शन की, कि यानी जो केमिकल हैं हवा में या पानी में या किसी भी और चीज में, वो कैसे डिटेक्ट होते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं ये मैकेनो रिसेप्शन है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को डिटेक्ट करने का निज़ाम। तो ये सेंस जो है मैकेनिकल फोर्स को डिटेक्ट करती है, जिसमें टच भी है और हियरिंग भी है। टच भी यही है कि हमारे जिस्म को कोई चीज छू जाए, तो एक वो मैकेनिकल मैकानी एक अमल है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं, राइट? तो आज हम टच की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ हियरिंग की बात करेंगे। तो डिटेक्शन का जो बुनियादी मैकेनिज्म है, ऐसे खलिए हैं जो आज से तकरीबन 500 से 600 मिलियन साल पहले इर्तिका पजीर हुए थे, या शायद उससे भी पहले हुए हो, हमें एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है। ये खलिए, इनके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, इनको हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। वो बाल जब जिस मीडियम में है वो मीडियम हरकत करता है, तो वो बाल भी हरकत करते हैं, और उन बालों की हरकत से उनके साथ जो न्यूरॉन अटैच्ड है वो फायर करता है और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है। तो ये जानवरों की जितनी भी अनवा हैं जिनमें मैकेनो रिसेप्शन है, यानी वो मूवमेंट को या हरकत से पैदा होने वाली जो मैकानी डिस्टर्बेंस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका बुनियादी तरीका जो है वो यही हेयर सेल है। और हर जानवर में जिसमें सुनने की काबिलियत है, या कुछ और भी हम बात करेंगे काबिलियत जो मैकेनिकल रिसेप्शन के लिए ज़रूरी है, उन सब में बुनियादी मैकेनिज्म जो है वो ये हेयर सेल ही है।
यानी एक खलिया है, उसके साथ छोटे छोटे बाल हैं, और वो बाल जब हरकत करते हैं तो खलिया फायर करता है, और उसके यानी वो न्यूरॉन है बेसिकली जो फायर करता है, और फिर उससे नर्व निकलती है जो दिमाग तक जाती है। तो इंसानों में जो हियरिंग है वो फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। हर्ट्ज का मतलब सिर्फ ये है कि एक सेकंड में कितनी दफा सिग्नल तब्दील हो रहा है, राइट। 20 हर्ट्ज का मतलब यह है कि वो सिग्नल एक सेकंड में 20 दफा ऊपर नीचे होके ऑसिलेट होता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमारी रेंज है, लेकिन मुख्तलिफ जानवरों में ये रेंज मुख्तलिफ होती है। जैसे जानवर में अगर जानवरों की बात करें तो हाथियों में 20 हर्ट्ज से बहुत कम फ्रीक्वेंसी भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं, इसे मतलब अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी या सॉरी इंफ्रा साउंड कहते हैं इसे, राइट। अल्ट्रा का मतलब होता है ज्यादा, इंफ्रा का मतलब होता है कम, तो इसको इंफ्रा साउंड कहते हैं। और इंफ्रा साउंड में हाथी सबसे ज्यादा सबसे कम फ्रीक्वेंसी की आवाज डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ चमगादड़ें हैं जो 2000 किलो हर्ट्ज तक यानी 2 मेगाहर्ट्ज तक की मैकेनिकल वाइब्रेशन, ये अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात नहीं कर रहे, मैकेनिकल वेव की हवा में जो वेव्स पैदा हो रही हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो 200 किलो हर्ट्ज तक यानी 2 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकती हैं। बेसिकली यही है कि हमारा जो मिडिल ईयर है वो मैकेनिकल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिमाग के पास जाता है और दिमाग फिर उसको प्रोसेस करता है और उसको इंटरप्रेट करता है। तो जैसे हमने बसारत की जब बात की थी तो हमने ये कहा था कि आंख महज एक कैमरे की तरह का इंटरफेस है जो रोशनी के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देखते हम दिमाग से, दिमाग में वो प्रोसेसिंग होती है जिससे हम बसारत का एहसास पैदा होता है। इसी तरह स्मार्ट का एहसास, सुनने का एहसास भी असल में हम दिमाग से सुनते हैं। कान जो है वो सिर्फ एक ट्रांसड्यूसर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा जो कान है, इंसानी कान, अभी हम बात करेंगे शुरू से, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन के लिए और रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि हमारा एक बैरूनी कान होता है जिसकी शेप ऐसी है कि ये उन फ्रीक्वेंसीज को फनल करता है। फनल का मतलब जैसे कीफ जैसे उर्दू में कहते हैं, उनको इधर उधर से पकड़ के डायरेक्ट करता है इस तरफ। जो फ्रीक्वेंसीज हमारी बोलने की आवाज में ज्यादा डोमिनेंट होती हैं उनको उनके लिए ऑप्टिमाइज है ये कान, इस तरह से कह लीजिए। और उससे ये पर्दा, ये जो हमारा कान का पर्दा है ये वाइब्रेट करता है। इसके पीछे ये 3 हड्डियों का एक सेट है, उसमें हम बात करेंगे ये हड्डियां कैसे इवॉल्व हुई, जिनसे ये आवाज, ये जो वाइब्रेशन है कान के पर्दे की, ये एम्पलीफाई होती है और उसके बाद ये कोक्लिया में जाता है जहां पे फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है। तो वो हम डिटेल में इसकी अभी बात करेंगे कि कोक्लिया में वो हेयर सेल होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, तो वो नर्व्स फायर करती हैं और वो नर्व जो है फिर दिमाग को जाती हैं। तो ये ऑडिटरी नर्व है जो दिमाग को जा रही है। तो सवाल ये है कि ये इतना पेचीदा सिस्टम किस तरह से वजूद में आया, तो उसकी हम बात करेंगे। एक तो बात हम ये हमें जहन में रखना, जिंदगी का इर्तिका पानी में हुआ, ये हमने पहले स्टडी किया था। और पानी में आवाज हवा के निस्बत बहुत ज्यादा एफिशिएंटली सफर करती है। यानी ये आपको ने अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको इल्म होगा कि मटेरियल की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उसी कदर आवाज उसमें ज्यादा तेज रफ्तार से सफर करती है और उसी तनासब से ये दूर तक जाती है। तो पानी में जहां जिंदगी का इर्तिका हुआ शुरू में, पानी में आवाज की रफ्तार जो है तकरीबन 1500 मीटर फी सेकंड है। हवा में 345 मीटर फी सेकंड है। यानी हवा में आवाज की रफ्तार कम हो जाती है और ये तकरीबन यानी 4-4.5 गुना कम हो जाती है पानी की निस्बत। इसी तरह पानी में रोशनी तो सिर्फ 150, 200, 250 मीटर तक जाती है। 600 मीटर के बाद तो बिल्कुल अंधेरा होता है। यानी अगर आप गहराई में जाएं 600 मीटर के बाद बिल्कुल अंधेरा होता है। लेकिन आवाज बहुत दूर तक जा सकती है। और ये भी आपने शायद सुन रखा होगा कि जितनी फ्रीक्वेंसी लो हो किसी भी मीडियम में, वो इन्फॉर्मेशन उतनी ज्यादा दूर तक जाती है। जैसे हम रोशनी की बात करें तो आपने देखा होगा कि रेड लाइट जो खतरे की लाइट होती है हमेशा सुर्ख होती है। सुर्ख रंग की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है विजिबल लाइट में, इसलिए वो सबसे ज्यादा दूर तक सफर कर सकती है, राइट। इसीलिए ये जो खतरे की लाइटें होती हैं आमतौर पे ऑरेंज या रेड कलर की होती हैं, क्योंकि ऑरेंज में भी रेड कलर डोमिनेंट होता है। इसी तरह आवाज में आप अगर गौर करें, कहीं दूर कहीं स्पीकर पे, बड़े पावरफुल स्पीकर पे कोई गाना लगा हो तो आपको गाने की आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपको धमक, जो उसकी बीट की धमक है वो सुनाई देगी, क्योंकि धमक जो है वो लो फ्रीक्वेंसी की होती है, वो ज्यादा दूर तक जाती है। तो इसी तरह आवाज भी जब पानी में, हवा में सफर करती है तो कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें जो है वो ज्यादा दूर तक जाती हैं। इसीलिए हम देखेंगे कि सोनार
जो पानी में जैसे रेडार है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो हवा में या खला में डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, पानी में डिटेक्शन के लिए सोनार इस्तेमाल होता है। तो जानवरों में भी सोनार की टेक्नोलॉजी ही इर्तिका पजीर हुई और इंसानों ने जब टेक्नोलॉजी बनाई समुद्र के अंदर डिटेक्ट करने की, जैसे बहरी जहाज हैं या जो आबदोजों को दुश्मन के आबदोजों को ढूंढते हैं, या जो माइंस होती हैं, वाटर माइंस जो जहाज़ों को तबाह होती हैं, वाटर माइंस जो जहाज़ों को तबाह करने के लिए पानी में फेंकी जाती हैं, उनको डिटेक्ट करने का जो सिस्टम है वो सोनार पे काम करता है। तो जानवरों का जो टिश्यू है, खासतौर पे समुद्री जानवरों का टिश्यू, लेकिन इंसानों में जो खुश्की जानवर उनमें भी ज़्यादातर में ऐसा ही है, ज़्यादातर पानी होता ही है, राइट। हमने पिछले दफा बात की थी कि आंख जो है वो सारी की सारी पानी से भरी हुई है और लेंस जो है वो इंटरफेस है हवा और पानी के दरमियान। इंसान का सारा जिस्म जो है वो ज़्यादातर उसमें पानी है। जानवरों का जिस्म भी जो है वो ज़्यादातर पानी है। टिश्यू हमारा जो टिश्यू की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी के तकरीबन तकरीबन बराबर है, इसलिए हम तैर सकते हैं पानी में। तो पानी में आवाज़ जब पानी से जिस्म में मुंतकिल होती है तो आसानी से मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि पानी की और जिस्म की डेंसिटी तकरीबन बराबर है। तो यही वजह है, अभी हम बात करेंगे फिश ईयर की। आप देखिए मछली में बैरूनी ईयर जो हमारे कान हैं, बैरूनी कान अभी हमने देखा था उसका स्ट्रक्चर, वो मैमल्स में होते हैं, लेकिन बाकी जानवरों में, खासतौर पे जो समुद्री जानवर हैं उनमें बैरूनी कान नहीं होता। उसकी वजह यही है कि बैरूनी कान का मकसद ही, यानी जो इर्तिकाई मकसद है वो यही है कि आवाज़ की लहरें उनको कैच करके उनको फनल करके पर्दा, ये जो कान का पर्दा है, पर्दा समात, उस तक पहुंचाए। लेकिन समुद्र में चूंकि पानी में वैसे ही आवाज़ बहुत आसानी से सफ़र करती है, तो पानी की आवाज़ जब कान के पर्दे तक पहुंचती है तो उसे फनल करने की एडिशनल ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मछलियों में बैरूनी कान नहीं होते। वाइब्रेशन जो पानी में है वो डायरेक्टली उनके अंदरूनी कान में पहुंच जाती है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि प्रेशर सेंसिंग का आगाज कैसे हुआ। अब हमें ये पता है कि यूनिसेल्युलर लाइफ जो थी, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो हमने पहले ये स्टडी किया था कि यखुली जानवरों की दो किस्में हैं। एक जो है प्रोकैरियोट्स हैं जो बैक्टीरिया हैं जो सादा हैं, और दूसरे यूकैरियोट्स हैं जो कदरे पेचीदा होते हैं। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ये एबिलिटी मौजूद है कि उनका जो खलिया है उसको अगर आप स्ट्रेच करें या डिफॉर्म करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होती है, यानी उनके सरफेस पे आयन चैनल्स होते हैं। जब खलिए की मेम्ब्रेन फिजिकली डिफॉर्म होती है तो वो आयन चैनल्स खुल जाते हैं, यानी वो कंडक्ट करने लगते हैं। इस तरह से यखुलवी जानवर भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो डिफॉर्मिटी है, डिफॉर्मिटी का मतलब ये कि उनकी शक्ल तब्दील हो रही है, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैकेनो रिसेप्शन की पहली फॉर्म थी जो अरबों साल पहले इर्तिका पजीर हो चुकी थी, और ये यूनिसेलुलर में ये मौजूद थी। फिर जब मल्टी सेलुलर लाइफ इवॉल्व हुई, जो कि आज से तकरीबन 80 करोड़ साल पहले हमें पहले आसार मिलते हैं मल्टी सेलुलर लाइफ के, तो उसमें ये काबिलियत पहले से मौजूद थी, यानी इंडिविजुअल खलिए के लेवल पे डिफॉर्मिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की काबिलियत उन खलियों में पहले से मौजूद थी। तो कसीर खलीवी जानवरों में जो मैकेनो रिसेप्शन का सिस्टम इवॉल्व हुआ उसका बुनियादी तरीका वही है जो यूनिसेलुलर स्पीसीज में था, और वो क्या है कि जब एक स्ट्रक्चर यानी खलिया, उसके बैरूनी जो अज्जा हैं वो जब हरकत करते हैं तो खलिए में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर जो मैकेनो रिसेप्शन के लिए स्पेशलाइज हुए सेल, उन्हें हम हेयर सेल कहते हैं, वो हेयर सेल अभी हम उसकी तफसील में स्टडी करेंगे। उन हेयर सेल में मुख्तलिफ साइज के छोटे छोटे बाल, एक खलिए पे छोटे छोटे बाल होते हैं और उनकी लंबाई मुख्तलिफ होती है। एक खलिए में बहुत से बाल हैं जिनकी लंबाई मुख्तलिफ है, और वो मुख्तलिफ लंबाई के बाल जो है ज़ाहिर है फिर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, तो उनके वाइब्रेट करने से उस खलिए में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होगा। ये बुनियादी हेयर सेल है, यानी एक खलिया, उसके साथ बाल हैं और वो बाल जो है वो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है। तो ये बहुत प्रिमिटिव जो जानवर हैं उनमें भी ये हेयर सेल पाए जाते हैं, और ये पुरान जो बहुत ही प्रिमिटिव जानवर हैं उन कसीर खलीवी जानवर, उनके पूरे जिस्म पे ये खलिए मौजूद थे, हेयर सेल वाले, राइट, जो जिस्म की डिफॉर्मिटी को डिटेक्ट करते थे और मकामी तौर पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता
जब जानवर पेचीदा होने लगे तो मुख्तलिफ हिस्सियात कॉन्सेंट्रेट होकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होने लगी। तो ये जो हेयर सेल हैं, ये भी जब एक बायलैटरल जानवर का इर्तिका हुआ जिसका हेड और एनस का जो हिस्सा है, यानी अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, वो अलग अलग थे, तो अब यह है कि हेड मूव कर रहा है सामने की तरफ, राइट। इसलिए जानवर को सामने का माहौल जानने की जरूरत ज्यादा है। खुराक उसके मुंह में जानी है और मुंह उसका सामने की तरफ है, राइट। तो जितने सेंस सिग्नल हैं, सेंसर्स हैं, वो ज्यादातर सामने की सिम जो थी इन, तो जितने सेंस सिग्नल हैं, सेंसर्स हैं, वो ज्यादातर सामने की सिम जो थी इन बायलैटरल, ये समझ लीजिए कि कीड़े, बिल्कुल लंबूतरे से कीड़े, बायलैटरल सिमेट्री थी और इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके जिस्म में सामने की तरफ ये खलिए जो थे कॉन्सेंट्रेट होने लगे। कानों की यानी स्मात के खलिए भी जो मैकेनिकल रिसेप्शन करते हैं, और लाइट डिटेक्शन भी। उसके अलावा हम और भी बाद में बात करेंगे टेस्ट वगैरह की, केमिकल रिसेप्शन की भी, वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेंसेस थी ये फ्रंट के हिस्से में कॉन्सेंट्रेट होने लगी। तो ये वो हेयर सेल है, ये एक खलिया है, ये खलिए की बॉडी है, और इसके ऊपर ये देखिए कि मुख्तलिफ साइज के, ये माइक्रोमीटर्स बल्कि नैनोमीटर्स की साइज के हैं ये खलिए। ये सॉरी, ये बाल जो है, ये खलिया जो है ये माइक्रोमीटर साइज का है, और ये आप देख लीजिए कि बाल उससे भी छोटे हैं। तो ये वो बाल हैं, और आप देख लीजिए इनकी लंबाई मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पे मुख्तलिफ बाल वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वेवलेंथ, किसी भी हरकत की वेवलेंथ के साथ जिस जिस्म की वेवलेंथ मैच कर रही हो वही ज्यादा वाइब्रेट करता है। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब वेवलेंथ छोटी है, तो ये बाल वाइब्रेट करेंगे। अगर लो लो फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब वेवलेंथ बड़ी है, तो ये वाले बाल वाइब्रेट करेंगे। अगर दरमियानी फ्रीक्वेंसी है तो ये वाले बाल वाइब्रेट करेंगे। इस तरह से एक ही खलिए में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करने की काबिलियत है। तो एनाटॉमी की तो हमने बात कर ली। इनका थ्रेशहोल्ड ये है, मैंने बताया था कि ये नैनोमीटर स्केल पे है। तो नैनोमीटर का मतलब ये है कि माइक्रोमीटर जो होता है 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट, 10 लाखवां हिस्सा, राइट। और फिर एक माइक्रोमीटर को अगर आप देखें, वो 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट है। उस 1 मिलियन पार्ट के भी 1000 हिस्से कर दें तो एक हिस्सा जो बनेगा वो नैनोमीटर बनेगा। तो ये बाल इतने सेंसिटिव हैं कि 0.3 नैनोमीटर की डिफ्लेक्शन इस बाल में, छोटे से बाल में, वो भी डिटेक्ट होती है, जो कि एक एटम की के साइज के बराबर है। तो उससे ये चैनल खुलते हैं और ये फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे पैदा होता है। तो अब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर ये खलिए जो थे ये भी स्पेशलाइज होने लगे। तो 2 किस्म के हेयर सेल इवॉल्व हुए। एक वो हैं जो जिस्म के जो कान के अंदरूनी हिस्से में होते हैं, और ये साउंड को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर भेजते हैं प्रोसेसिंग के लिए। और उसके बाद अलग से खलिए होते हैं जो साउंड के सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, और वो जो है वो बैरूनी कान के पास होते हैं। तो ये एक पूरा जो सिस्टम है इंतहाई पेचीदा सिस्टम है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि हेयर सेल 500 से 600 मिलियन साल पहले, यानी 50 से 60 करोड़ साल पहले इर्तिका पजीर हो चुके थे। और उसका सबूत ये है कि आप मल्टी सेल्यूलर कोई भी फॉर्म ले लें, उसमें हमारी तरह से सुनने की काबिलियत है या नहीं है, लेकिन मैकेनिकल ये जो मैकेनो रिसेप्शन है वो उसमें होती है, और ये खलिए उन जानवरों में पाए जाते हैं। तो ऐसे जानवर जो इंसानों से, जिनके अजदाद इंसानों से 50 करोड़ साल पहले अलग हो चुके थे, उनमें भी एन वही स्ट्रक्चर है इन हेयर सेल्स का जो इंसानों में या दूसरे वर्टेब्रेट्स में है, जो इस बात का सबूत है कि ये खलिए कम से कम 500 मिलियन साल पहले इर्तिका पजीर हो चुके थे। अच्छा, तो ये तो सिर्फ मैकेनो रिसेप्शन है, राइट। अब सवाल ये है कि क्या वो इर्तिकाई प्रेशर थे जिससे ये मैकेनो रिसेप्शन इर्तिका पजीर हुई और उससे फिर सुनने का, यानी हियरिंग, मैकेनो रिसेप्शन है वो तो सिर्फ एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। आगे फिर न्यूरल प्रोसेसिंग है जो उस सिग्नल से कोई नतीजा अखज करती है, और वो नतीजा क्या हो सकता है
के पास कोई प्रेडेटर है, यानी कोई शिकार करने वाला जानवर है, दरिंदा है कोई, राइट। तो अर्ली लाइफ में भी जब मल्टी सेलुलर लाइफ तेजी से इर्तिका पजीर हो रही थी तो उनमें मुख्तलिफ लीनिएजेस बन गई, और फिर जैसे हमने पहले बात की थी कि कुछ बड़े मल्टी सेलुलर जानवर छोटे मल्टी सेलुलर जानवरों को खाने लगे, और फिर बड़े मल्टी सेलुलर जो जानवर थे उनमें ये डिटेक्शन करना जरूरी था कि हमारा शिकार कहाँ पे है, और वो बसारत अभी नहीं थी, और वैसे भी गहरे समुद्र में पानी में रोशनी बहुत कम होती है, तो मैकेनो रिसेप्शन सबसे पहले इवॉल्व हुई थी। तो पानी की हरकत से, जैसे कोई जानवर अगर हरकत करा पानी में तो उससे जाहिर है कि वो वेव पैदा होते हैं, उन वेव को डिटेक्शन वो शिकारी के लिए भी जरूरी थी कि वो अपने शिकार को आइडेंटिफाई करे, और जो जानवर अपने आप को बचाना चाहते हैं शिकारी जानवर से, उन यानी प्रेडेटर को डिटेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सुनने की सलाहियत जो थी बहुत अहम थी। उसके अलावा फिर जो ज्यादा पेचीदा जानवर हैं, वो चाहे समुद्र में हो चाहे समुद्र से बाहर खुश्की पर हो, मेटिंग बिहेवियर इवॉल्व हुए, वो भी साउंड के अराउंड काफी सारे मेटिंग बिहेवियर इवॉल्व हुए। आप देखिए कि जानवरों में, खासतौर पर परिंदों में, मेटिंग कॉल जो है वो चहचहाने का, जो जानवर जो परिंदे चहचहाते हैं, ये एक्चुअली मेटिंग कॉल्स होती है, यानी नर जो है वो मादा को अपनी तरफ माइल करने के लिए इसे सॉन्ग कहते हैं, राइट, गा रहा होता है। समुद्री जानवरों में, खासतौर पर समुद्री मैमल्स में मेटिंग कॉल्स हैं बहुत पेचीदा, और उनको भी सॉन्ग कहते हैं। वो मेट को यानी अपोजिट जो सेक्स है, जिनसे मुखालिफ है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए और ये बताने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, राइट। उसके अलावा और भी बहुत सारी कॉल्स होती हैं। पेचीदा जो जानवर हैं जिनके पेचीदा एक सोशल स्ट्रक्चर है, राइट, जिन्हें सोशल एनिमल्स कहते हैं। जैसे अगर आप देखें हाथी, वो एक कबीले की सूरत में रहते हैं, चिंपैंजीज और बोनोबोज और गोरिल्ला ये कबीलों की सूरत में रहते हैं, भेड़िए कबीले की सूरत में रहते हैं। तो कबीलों के अफराद को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कॉल्स होती हैं इनकी, वो भी हियरिंग उसके लिए जरूरी है। उसके अलावा फिर जाहिर है कि जो जैसे हमने पहले बात की थी कि हियरिंग से आप एक स्पेशल मैप बनाते हैं, आपसे मुराद मतलब इंसान और जानवर कि इर्द गिर्द हमारे क्या है, राइट। आप अगर इस तरफ ना भी देख रहे हो, इस तरफ अगर कोई शख्स चल रहा हो, आपको पता चल जाता है कि इधर से आवाज आ रही है, राइट। अगर कोई इस तरफ चल रहा है तो आपको पता चल जाता है इधर से आवाज आ रही है। तो एक स्पेशल मैप बनता है, यानी 3 डायमेंशनल एक मैप बनता है हमारे ज़हन में कि दूसरा शख्स जो है या दूसरी चीज इसकी आवाज आ रही है वो किस तरफ है। ऑडियो प्रोसेसिंग, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह जो ऑडियो एम्पलीफायर्स होते हैं और स्पीकर होते हैं कैसे काम करते हैं इन पर बात करेंगे। ऑडियो प्रोसेसिंग में खासतौर पर डिजिटल ये जो MP3 वगैरह की है, इसमें ये चीज बहुत अहम होती है कि स्पेशल लोकेशन कैसे प्रिजर्व करनी है। तो वापस हम इसकी तरफ आते हैं। हमें पता है कि कुछ जानवर, उनमें सोनार की या आवाज से शिकार को डिटेक्ट करने की काबिलियत होती है। तो हमें पता है चमगादड़ें अंधेरे में, बिल्कुल पिच डार्क में, बहुत छोटे छोटे उड़ने वाले हशरात उनको देख सकती हैं, ये अपने साउंड की वजह से, राइट। तो स्पेशल अवेयरनेस के लिए साउंड बहुत अहम है। तो कानों का इर्तिका बेसिकली ये जो इर्तिकाई प्रेशर थे, प्रेडेटर से बचना, प्रे की लोकेशन और मेट की तलाश और हर वक्त चौकन्ने रहना, उसके लिए हुआ। तो अब हम वर्टेब्रेट्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सुनने की काबिलियत सबसे ज्यादा जो है वो वर्टेब्रेट्स में है। और ये कि इंसानों की जो सुनने की काबिलियत है, जाहिर है इंसान भी वर्टेब्रेट है, तो हमें उसमें थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी होती है। वर्टेब्रेट्स के जो कदीम तरीन हमें फॉसिल मिले हैं, उनमें भी हमें कानों के स्ट्रक्चर मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे कानों के स्ट्रक्चर में क्या कुछ होता है, और ये सिर्फ सुनने की हद तक नहीं है, उसके अलावा भी कान के फंक्शन होते हैं। तो आजकल जो वर्टेब्रेट्स हैं, जो अर्ली वर्टेब्रेट्स की ऑफशूट्स हैं, उनमें हमें ये पता है कि कानों में एक ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनर ईयर जिसे कहते हैं, राइट। हमने बात की थी मिडिल ईयर और इनर ईयर की, ये इनर ईयर है। उसमें एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। जैसे आंखों में हमने बात की थी, फ्लूइड भरा होता है, इसी तरह कान का भी अंदरूनी स्ट्रक्चर है। जैसे इंसानों में कोक्लिया होता है, ये पुराने जो वर्टेब्रेट्स हैं, अर्ली वर्टेब्रेट्स, उनमें कोक्लिया भी नहीं इवॉल्व हुआ था, लेकिन ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो चुके थे इनर ईयर में। और इनमें पानी भरा होता है, इनके अंदर दीवारों पे वो हेयर सेल लगे हुए हैं अंदर की तरफ। वो पानी जब मूव करता है, पानी मतलब मैं ऐसे आम जबान में कह रहा हूँ, ये फ्लूइड है लेकिन पानी से ज्यादा विस्कस होता है ये, ताकि आवाज जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली सफर करे इसमें। उसके अलावा इसमें एक और ऑर्गन था जिसे ऑटोलेट्स कहते हैं, इसमें भी हेयर सेल थे।
इसका ताल्लुक आवाज से नहीं है, ये जो ट्यूबें हैं इनका ताल्लुक ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करने से है। अगर मछली सीधी जा रही है तो इनमें फ्लूइड जो है वो तकरीबन यहाँ पे होगा, ये मतलब फुल भरा हुआ नहीं है, ये यहाँ तक है। मछली अगर टिल्ट करेगी तो वो फ्लूइड जो है वो इन ट्यूबों में जाना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इन ट्यूबों के अंदर भी हेयर सेल लगे हुए हैं, तो वो उन हेयर सेल की फाल होने से, एक्टिवेट होने से मछली का जो नर्वस सिस्टम है वो ये डिटेक्ट करता है कि मछली मुड़ रही है, राइट। तो ओरिएंटेशन के डिटेक्शन के लिए ये देखिए 2 डायमेंशनल में है, ये इधर जा रही है इधर जा रही है, ये डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत जो अर्ली जानवर हैं उनमें ये सिस्टम कानों में इवॉल्व हो चुका था। इसके अलावा ये जो लिक्विड है जो अंदर माया भरा हुआ है उसमें क्रिस्टल्स भी होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल, यानी ये माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल हैं जो देखने में नजर भी नहीं आते। ये इंसानों के कानों में भी ये सिस्टम है, ये क्रिस्टल्स होते हैं। बाकी तमाम मैमल्स में है, तमाम वर्टेब्रेट्स में है। जब जानवर या इंसान, जब हम मूव करते हैं या जब हम अपनी पोजीशन तब्दील करते हैं, सर को दाएं तरफ या बाएं तरफ आगे पीछे हम करते हैं, तो उन क्रिस्टल्स की पोजीशन तब्दील होती है इस माया में, राइट। ग्रेविटी की वजह से वो क्रिस्टल हमेशा नीचे की तरफ रहते हैं, लेकिन जब हमारी पोजीशन तब्दील होती है तो इस माया के साथ उन क्रिस्टल्स की पोजीशन भी तब्दील होती है। वो क्रिस्टल्स जो हैं इन हेयर सेल्स को टच करते हैं, तो ये एक तरह से एम्पलीफिकेशन है मूवमेंट की, राइट। सिर्फ माया की हरकत से ये जो हेयर सेल है उनकी मूवमेंट कम होती है, लेकिन ये क्रिस्टल्स जो उस माया में है वो इस हरकत को एम्पलीफाई करते हैं। तो क्रिस्टल पोजीशन के चेंज से वो हेयर सेल जो है वो एक्टिवेट होते हैं और वो फिर जानवर का जो नर्वस सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है कि जानवर की पोजीशन तब्दील हो गई है। तो ये ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत अर्ली वर्टेब्रेट्स में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो बाद में फिश इवॉल्व हुई जिन्हें बोनी फिश कहते हैं, हमने पिछली दफा बात की थी कि एक फिश जो है कार्टिलेज वाली फिश होती हैं, जैसे शार्क वगैरह हैं, इनमें सिर्फ कार्टिलेज होता है, बोन नहीं होती। बाद में जो फिश इन्वॉल्व हुई उनमें बोनी फिश होती हैं, यानी वो बोन्स उनमें इवॉल्व हो चुकी थी और उन्हीं से फिर वो टेट्रापॉड्स इवॉल्व हुए जो जमीन पर आए, खुश्की पर आए। बोनी फिश में एक स्विम ब्लैडर होता है। स्विम ब्लैडर की हमने बात की थी थोड़ी सी, आइंदा जब हम फेफड़ों की बात करेंगे तो स्विम ब्लैडर पे तफसील से बात करेंगे। स्विम ब्लैडर एक हवा से भरा हुआ एक वो होता है, उज़्व होता है, जिसमें हवा ज्यादा भर दी जाए तो मछली ऊपर आ जाती है, हवा कम हो जाए तो मछली नीचे चली जाती है, राइट। तो वो इसकी बॉयंसी को कंट्रोल करने के लिए है। अब वो हवा, उस जो स्विम ब्लैडर है वो एक अच्छा मटेरियल है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए, राइट, क्योंकि वो एक इंटरफेस है लिक्विड और गैस के दरमियान, हवा जो है वो गैस है, राइट। तो ये स्विम ब्लैडर जानवरों में इस जगह पे कहीं होता है और स्विम ब्लैडर के साथ एक हड्डी जुड़ी होती है जो कान तक आती है। तो स्विम ब्लैडर में जो वाइब्रेशन हो रही है वो वाइब्रेशन कानों तक लाती है। तो ये भी साउंड को एम्पलीफाई करने का एक और तरीका इर्तिका पजीर हुआ, जिससे फ्रीक्वेंसी रेंज इन जानवरों की सुनने की बढ़ गई। तो वो सिर्फ फ्लूइड की वजह से, अगर वो 1 किलोहर्ट्ज से भी कम थी, तो अब ये स्विम ब्लैडर और उसके साथ जो हड्डी थी उसकी वाइब्रेशन, क्योंकि स्विम ब्लैडर जो है गैस है, गैस जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बढ़ गई, राइट। तो सेंस की अब ब्रेथ बढ़ गई कि वो हाई फ्रीक्वेंसी को भी डिटेक्ट कर सकते थे। और ये कान का जो स्ट्रक्चर है, एक स्विम ब्लैडर के साथ एक हड्डी जुड़ी हुई है जो कानों तक आती है और जिसकी हड्डी की मूवमेंट से कानों में माया में हरकत पैदा होती है, ये मछली में आज तक मौजूद है और ये आज भी इसी तरह काम करता है। अच्छा, फिर अब ये है कि जब जानवर पहली बार समुद्र से खुश्की पर आए तो अब एक मसला था कि अब पहले वो पानी में थे, पानी में हमने अभी स्टडी किया था कि पानी में आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, आवाज़ की रफ्तार तेज़ होती है और पानी की कसाफत और टिश्यू की, जिस्म के टिश्यू की कसाफत करीबन करीबन एक जैसी होती है। लेकिन जब हम खुश्की पर जानवर आए तो खुश्की में एक तो आवाज़ की स्पीड बहुत कम है और इसकी एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि हवा की कसाफत बहुत कम है। तो यानी पानी से हवा जो है वो तकरीबन 800 गुना कम है। तो आवाज जो हवा में पैदा होती है वो उसका ज्यादातर हिस्सा हमारी जो स्किन के सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी वो एनर्जी टिश्यू में ट्रांसलेट नहीं होती। तो जो शुरू में जानवर खुश्की पर आए थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इर्तिकाई चैलेंज था
कि वो अब खुश्की पर जब जानवर जो उनके दुश्मन हैं उनको डिटेक्ट कैसे करें या जो उनका शिकार है उसको डिटेक्ट कैसे करें। तो उन पे बहुत ज़्यादा इर्तिकाई प्रेशर था कि किसी भी जानवर की सुनने की काबिलियत ज़रा सी भी बेहतर होती तो उसको ह्यूज एडवांटेज मिलता, राइट। तो इस इर्तिकाई प्रेशर की वजह से तेजी से हवा में सुनने की काबिलियत इंप्रूव होने लगी। और वो कैसे इंप्रूव हुई कि हमने जॉ बोन की भी बात की थी कि जॉ बोन छोटी होने लगी। एक मैंने शायद पहले बात नहीं की थी कि ये जो जॉ बोन है मछलियों की, ये भी कान के स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती है और उस वजह से भी आवाज कानों तक पहुंचती है। तो खुश्की पर जो जानवर आए उनमें ये जो जॉ बोन थी ये छोटी होने लगी और कान के पास आने लगी। और फिर एक ईयर ड्रम इवॉल्व हुआ जो आवाज के साथ वाइब्रेट करता था और ये जॉ बोन के साथ अटैच था। तो अब क्या हुआ कि ईयर ड्रम के मूवमेंट से जो जॉ बोन थी वो हरकत करने लगी और ये प्री एग्जिस्टिंग बोन आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रक्चर बना जिससे आवाज एम्पलीफाई होने का सिस्टम हुआ, राइट। अच्छा, मसला क्या था? मसला यही था कि अगर आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ी है तो आपको इम्पीडेंस मैचिंग का शायद कॉन्सेप्ट पता होगा कि जैसे अभी मैंने कहा था कि आवाज हवा में जो होती है उसका 99.9% रिफ्लेक्ट हो जाता है क्योंकि हवा की इम्पीडेंस और टिश्यू की इम्पीडेंस में बहुत फर्क है। तो एक सिस्टम इवॉल्व हुआ जो इम्पीडेंस मैचिंग करता था, यानी हवा की वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके वो फिर कान के अंदर जो लिक्विड फील्ड वो जो कोक्लिया है उसको मूव करता था, राइट। तो ये प्री एग्जिस्टिंग बोन्स थी जिनकी कॉन्फ़िगरेशन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुई और ये ऐसा बना कि टेरेस्ट्रियल जो एनिमल थे, यानी खुश्की के ऊपर चलने वाले एनिमल थे, उसमें ये इम्पीडेंस मैचिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ जो हवा के प्रेशर को एम्पलीफाई करके जो पानी अंदर है इंटरनल ईयर में उसको हरकत देता था। तो ये कम से कम हवा की जो एनर्जी है आवाज की उसको 20 गुना एम्पलीफाई करता है। ये जो हमने सिस्टम शुरू में देखा था कि वो कान का पर्दा है, उसके पीछे फिर वो 2-3 हड्डियां हैं, 3 हड्डियां हैं इंसान के कानों में। जो मछलियां हैं उनमें सिर्फ 2 हड्डियां होती हैं या 1 हड्डी होती है। तो ये एक इम्पिडेंस मैचिंग सिस्टम बना और उसका एक ज़िमनी नतीजा ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी रेंज भी बढ़ गई, राइट। क्योंकि हवा में वाइब्रेशन ज़्यादा, चूंकि डेंसिटी कम है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन भी ट्रैवल कर सकती हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करने की काबिलियत भी बढ़ गई। और अब हम देखते हैं कि बैट्स में अभी हमने पढ़ा था कि 2000 से 2000 किलो हर्ट्ज तक, सॉरी 100 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ वो डायरेक्टली सुन सकते हैं। जानवरों में अगर आप ये देखें, कुत्ते, बाज़ औक़ात कुत्ते बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के भौंकने लगते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके सुनने की सलाहियत इंसानों से कहीं बेहतर है। वो 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवाज़ भी सुन सकते हैं। और अगर जैसे अब चूहे जब बोलते हैं तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है 40 से 50 किलोहर्ट्ज़ होती है उनकी आवाज़ों की। ज़्यादातर वो आवाज़ें इंसान नहीं सुन सकते। कुत्ते और बिल्लियाँ उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो कुत्ते जब भौंकते हैं तो वो ऐसे किसी जानवर की आवाज़ सुन रहे होते हैं जिनकी आवाज़ इंसान नहीं सुन सकते। तो कैट्स, मतलब ये बिल्लियाँ, वो 80 किलोहर्ट्ज़ तक सुन सकती हैं। यही वजह है कि वो चूहे को बहुत जल्द डिटेक्ट कर लेती है। हमें नहीं पता चलता चूहा कहाँ है, बिल्ली को पता चल जाता है। तो जानवर जब समंदर से खुश्की पर आए तो आहिस्ता आहिस्ता उनके ये कान इवॉल्व होने लगे। तो उसमें एक तो ये लेयर बनी जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हम अब ईयर ड्रम कहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई और उसकी वजह से वाइब्रेशंस एम्पलीफाई होने लगी, राइट। तो कुछ जानवरों में ये ईयर ड्रम जो हैं वो देखे जा सकते हैं, जैसे फ्रॉग्स हैं। फ्रॉग्स की आंखों के नीचे हम ये देख सकते हैं। फ्रॉग्स की आंखें, शायद आपने पिछली दफा हमने शायद बात की थी कि वो जब निगलता है तो वो अपनी आंखों को अपने जिस्म के अंदर ले जाता है, उससे वो हलक में फोर्स पैदा करता है। तो उसके पीछे ये हम देख सकते हैं, कानों के पर्दे नजर आते हैं। तो ये जो अर्ली जानवर थे इनमें सिर्फ एक बोन थी जो जबड़े की हरकत को कोक्लिया तक ले गई, यानी अर्ली कोक्लियन स्ट्रक्चर जो है उसको ले तक जाती थी। तो उससे ईयर ड्रम की आवाज जो थी वो कोक्लिया तक पहुंचती थी, राइट। उसके बाद फिर ये था कि एम्फीबियन जब समुंदर से हवा में आए, यानी खुश्की पर आए, तो वो आवाज निकालने के काबिल भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज
पैदा करने की काबिलियत भी पैदा हुई, जिससे वो लॉन्ग रेंज में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। तो वो जो आवाज़ें पैदा करते थे, जाहिर है वो फिर साथ साथ ये इसे कंकरेंट एवोल्यूशन कहते हैं कि जैसे जैसे उनके कानों की फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ रही थी, उसी तरह उनके आवाज़ पैदा करने की काबिलियत भी बढ़ रही थी। तो आप देख सकते हैं जबड़े की हड्डी ये बहुत बड़ी थी, ये जैसे जैसे ये हम अब पुराने जानवरों से नए जानवरों की तरफ आए तो ये हड्डी छोटी होती चली जा रही है, और ये अब हड्डी जो है ये हमें कान में नजर आती है यहाँ पे। तो लेकिन मसला क्या है कि एक हड्डी जो जबड़े से कान तक जाती थी, और फिर अब जो जदीद जानवर हैं उनमें वो पर्दे के पीछे, यानी उस जबड़े की हड्डी की पोजीशन तब्दील हो गई और वो पर्दे के पीछे चली गई, यानी उसके सामने ये कान का पर्दा इवॉल्व हुआ। तो लेकिन एक हड्डी एम्प्लीफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं कर सकती। तो ये मिडल ईयर की जो इवोल्यूशन है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है खुश्की पर जो जानवर रहते थे उनमें सुनने की काबिलियत को बढ़ाने में। और ये एक इर्तिकाई सफर जो है ये मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड इर्तिकाई सफर है जो हम फॉसिल्स में बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो जो जदीद कान है उनमें 3 हड्डियां होती हैं, ये मैलस है, ये इनकस है, ये दरमियान वाली, और ये जो हड्डी है ये इसे हम स्टेपीज कहते हैं। तो ये हड्डी जो है मैलस, ये कान के पर्दे के साथ अटैच होती है, और जब कान का पर्दा हिलता है तो इसमें वाइब्रेशन होती है। अब ये देख लीजिए कि एक लीवर की तरह का सिस्टम है, और आपको पता है लीवर जो है वो मोशन को एम्पलीफाई करता है। तो ये हड्डी जब यहाँ से जुड़ी हुई हरकत करती है तो ये जोड़ हरकत करता है, उससे ये जोड़ हरकत करता है, उससे ये हड्डी हरकत करती है, राइट, और उससे फिर ये जो है एम्पलीफाई होती है, और ये जो मूवमेंट है ये ज्यादा बड़ी होती है। तो ये स्टेपेज जो है ये इस हरकत को इस एनविल के जरिए या जो इंकस की बोन है उसके जरिए इसको एम्पलीफाई करती है, और ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये अब आवाज की ये जो वाइब्रेशन है इसको 20 गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। तो ये मिडिल ईयर जो था ये एक बहुत बड़ी एक इर्तिकाई कामयाबी थी, जो खुश्की पे जिन जानवरों में ये काबिलियत थी वो बहुत ज्यादा कामयाब रहे, इसलिए अब वही जानवर हमें नजर आते हैं वर्टेब्रेट्स में खुश्की पे जिनमें ये तीनों हड्डियां मौजूद हैं। तो ये इर्तिकाई सफर जो है जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, मैलस जो है ये पहले लोअर जॉ में होती थी, ये लोअर जॉ में ये मैलस हमें नजर आ रही है। ये आहिस्ता 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 जैसे जैसे हम ये पुराने जानवरों से नए जानवरों की तरफ आ रहे हैं तो ये हड्डी छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई, और अब ये सिर्फ कान के अंदर है। ये इनकस जो है ये मिडल बोन जो है जिसे हमने अभी देखा था, एनविल जिसे कहा था, ये भी हड्डी जबड़े में होती थी, ये आहिस्ता 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 छोटी होती गई और ये अब उसका हिस्सा बन गई। और स्टेपीज जो आज इंसान के जिस्म में सबसे छोटी हड्डी है, जिसका अभी हमने देखा था, ये जो हड्डी है ये इंसान के जिस्म में सबसे छोटी हड्डी होती है। ये भी पहले जबड़े का हिस्सा होती थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होकर ये कान का हिस्सा बन गई है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, ये हमें डार्विन से भी पहले हमें ये पता था कि ये ट्रांजिशन हुई है, क्योंकि फॉसिल्स की डेटिंग उस जमाने में भी मौजूद थी, यानी वो जो कार्बन डेटिंग है या ये तो हमें इल्म नहीं था, लेकिन स्ट्रक्चर से हम ये मालूम कर सकते थे कि ये बहुत पुराने जानवर हैं, ये उससे नए हैं, उससे नए हैं। और ये पुराने से नए जानवरों के फॉसिल्स में ये जो 3 हड्डियों का सफर है इसकी खबर हमें डार्विन से भी पहले थी, और इसे इर्तिकाई ट्रांजिशंस में सबसे ज्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड ट्रांजिशन कहा जाता है, क्योंकि ये हड्डियां हम देख सकते हैं। और फिर जब डार्विन ने आके थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी तो फिर हमें समझ आया कि ये ट्रांजिशन हुई कैसे। इससे पहले हम ये सिर्फ देखते थे कि ये ट्रांजिशन हुई है, लेकिन हमें उसकी वजह का इल्म नहीं था। तो अब हम इनर ईयर की बात करते हैं जो कि इंतहाई पेचीदा है, और इसमें हमें वो इर्तिकाई वाक़यात आज भी नजर आती हैं जो 600 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। तो सबसे पहले कोकली की बात करते हैं, ये कोकलिया है। अब कोकलिया जो है ये गोल क्यों है, उसकी वजह ये है कि कान के अंदर जगह बहुत कम है। कान जो है वो दिमाग और हमारी जो बैरूनी खोपड़ी है उसके अंदर एक हिस्सा है, तो उसके लिए जगह बहुत कम है। अगर इसको आप अनरोल करें तो ये काफी लंबा हो जाएगा, और इसमें यहाँ से हम लो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करते हैं, और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं
ये साइज इसका छोटा होता जाता है, इसका मतलब बालों का साइज भी छोटा हो रहा है। इसका मतलब ये कि हम लोअर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, मिडिल फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। तो ये अगर हम इसको अनरोल करें तो हम एक लंबा स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें एक साइड पे हाई फ्रीक्वेंसी है, फिर मिडिल फ्रीक्वेंसी है, फिर लो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये रोल होने की वजह से ये इसका साइज बहुत छोटा हो गया है। और इसमें लगभग 16,000 यहाँ से लेके यहाँ तक 16,000 हेयर सेल हैं जो कि मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं, और फिर उनसे ये नर्व्स निकलती हैं, ये नर्व जो है फिर ये दिमाग तक जाती हैं। तो ये चूंकि हमारे पास ये लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है, तो हम फ्रीक्वेंसी में तब्दीली बहुत जल्द महसूस कर लेते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी में या पिच में आधे फीसद से भी कम की तब्दीली हो तो उसे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आवाज डिटेक्ट करने का और उसमें पिच डिटेक्ट करने का सिस्टम हो गया। ये जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम, और इसमें आप देखें कि ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 ट्यूबें हैं। ये अब चूंकि 2 डायमेंशनल है, इसे दिखाना मुश्किल है। ये तीनों एक दूसरे के अमूदी हैं, यानी 3 डायमेंशंस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये 3 डायमेंशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं हम, यानी आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, दाएं बाएं हो, तो वो सारी हरकत की डिटेक्शन इन ट्यूबों में ये जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी हरकत से होती है। इनके अंदर भी हेयर सेल लगे हुए हैं जो इस लिक्विड को डिटेक्ट करते हैं, और इसमें फिर वो क्रिस्टल्स हैं जिनका मैंने पहले बात की थी। उन क्रिस्टल्स की हरकत से ये जो माया की हरकत है वो एम्पलीफाई हो जाती है, और हम वो आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह भी यही होती है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं ये अगर लूज हो जाएं और ये बिला वजह हरकत करने लगें, यानी जैसे हम सर को जरा सा हिलाएं तो क्रिस्टल हरकत करने लगें, तो फिर ये महसूस होता है उस शख्स को कि वो घूम यानी चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने की वजह यही है कि ये क्रिस्टल्स अगर डिटैच हो जाएं तो वो फिर ज़रा सी हरकत करे सर तो वो क्रिस्टल मूव करने लगते हैं, और उससे एहसास ये होता है कि इर्द गिर्द की चीज़ें हरकत कर रही हैं या ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, जिससे चक्कर आने लगते हैं, राइट। तो वर्टिगो एक बीमारी है, बीमारी तो नहीं कहना चाहिए, कंडीशन है जिसमें जरा सी हरकत से या मोशन से या गाड़ी में बैठ के या कश्ती में बैठ के चक्कर आने लगते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये क्रिस्टल्स मूव करने लगते हैं। अच्छा जी, अब ये नर्व जो है जाहिर है ये ब्रेन को जाती हैं। तो अब आपको पता है कि रेप्टाइल्स से परिंदों का इर्तिका हुआ था, ये हमने पिछली दफा बात की थी। तो परिंदों का जो हियरिंग सिस्टम है उसमें अभी तक हम एक बोन देख सकते हैं क्योंकि उनका इर्तिका डायरेक्टली रेप्टाइल से हुआ था, राइट। तो परिंदों में और दूसरे जो यानी रेप्टाइल्स हैं उनमें एक ही मिडिल ईयर में एक ही बोन है, 3 बोन नहीं है। लेकिन परिंदों में इस एक बोन से यानी जो मैमल्स हैं उनसे अलग इर्तिका पजीर हुआ। ये एक मैं शायद आपको बताना भूल गया था कि ये जो स्ट्रक्चर है 3 बोन का स्ट्रक्चर, ये सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में नहीं है। रेप्टाइल्स में एक ही बोन है, इसलिए जनरली रेप्टाइल्स की हियरिंग की रेंज बहुत कम होती है। लेकिन परिंदों में हाई फ्रीक्वेंसी की हियरिंग इवॉल्व हुई, वो एक अलग से इर्तिका है। जैसे सॉन्ग बर्ड्स हैं, उनमें हियरिंग कैपेबिलिटी जो है वो एक हड्डी के बावजूद बहुत अच्छी है। वो एक अलग से इर्तिका हुआ था, कभी मौका मिला तो उस पर हम ज्यादा तफसील से बात करेंगे। सॉन्ग बर्ड्स खास तौर पर मैमल्स के तकरीबन बराबर है उनकी हियरिंग, राइट। सॉन्ग यानी जो परिंदे चहचहाते हैं। उल्लू का अगर आप कान देखें तो दायां कान और बायां कान की पोजीशन फर्क होती है। दायां कान और बायां कान में ऊपर नीचे होते हैं एक दूसरे से। इस ओरिएंटेशन के फर्क की वजह, पोजीशन के फर्क की वजह से उल्लू दाएं और बाएं कान में आने वाली आवाज को अलग अलग पहचान सकता है। इससे उसको स्पेशल मैप बनाने में मदद मिलती है। और परिंदों में और बाकी जो रेप्टाइल्स हैं उनमें एक काबिलियत है जो मैमल्स में नहीं है, वो ये कि उनके हेयर सेल्स अगर ज़ाया हो जाएं तो उसकी जगह नए आ जाते हैं। जैसे कुछ जानवरों में हमने पहले बात की थी, दांत अगर गिर जाएं तो नए आ जाते हैं। मैमल्स में सिर्फ 2 सेट होते हैं दांत के, एक जिन दूध के दांत कहते हैं, एक जो अडल्ट दांत होते हैं, राइट। तो इसी तरह मैमल्स में हेयर सेल अगर खराब हो जाएं तो वो रीजनरेट नहीं होते, लेकिन रेप्टाइल्स में और परिंदों में होते हैं। तो यही वजह है कि इंसानों में और दूसरे मैमल्स में वक्त के साथ साथ हियरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती जाती है। खासतौर पे हाई फ्रीक्वेंसी पहचानने की या सुनने की काबिलियत कम हो जाती है, और उसकी वजह यह है कि हेयर सेल ग्रो नहीं करते।
तो ये मैमल्स में जो तीन जो हड्डियां हैं, अंदरूनी कान है, उसका इर्तिका जो था वो हमने पहले बात की हुई है, हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन ये है कि इन तीनों हड्डियों का जो आगाज़ था वो जबड़े में तीन हड्डियों से हुआ था, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी होती गई और शिफ्ट होती गई कान के पास और कान के पर्दे के पीछे। इस तरह से ये जो सुनने की काबिलियत थी मैमल्स में ये इवॉल्व हुई। और मैमल्स में हमने पहले बात की थी कि मैमल्स नॉक्टर्नल एनिमल थे, यानी रात के वक्त निकलते थे, इसलिए इनमें सुनने की काबिलियत बढ़ाने का प्रेशर बहुत ज्यादा था, इर्तिकाई प्रेशर बहुत ज्यादा था, राइट। तो हमने बात की थी कि इनमें रोशनी डिटेक्ट करने की काबिलियत कम हो गई क्योंकि रात को निकलते थे, लेकिन सुनने की काबिलियत इनकी बढ़ गई। तो मैमल जो है उनकी सुनने की काबिलियत बाकी जानवरों से इन जनरल बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैमल की हमने बात की थी, तीन कान होते हैं। बैरूनी कान ये सिर्फ मैमल्स में होता है और किसी जानवर में नहीं होता। बैरूनी कान जो है वो आवाज़ों को फनल करते हैं, एक तरह से जो कीफ का मैकेनिज्म होता है उनको इकट्ठा करके मिडिल ईयर की तरफ भेजते हैं। मिडिल ईयर में ये तीन बोन स्ट्रक्चर होता है, और फिर इंटरनल ईयर है जिसमें वो सुनने की प्रोसेसिंग होती है, जिसमें फ्लूइड होता है। और जैसे हमने पहले बात की थी कि असल जो डिटेक्शन है वो फ्लूइड में होती है, और ये बाकी मैकेनिज्म जो है ये इम्पीडेंस मैचिंग मैकेनिज्म है। इंसानी कान की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी ये बात की थी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ये सुनते हैं हम आवाज़ें। और ये जो बैरूनी कान है ये ऑप्टिमाइज्ड है, इसका स्ट्रक्चर 2 किलो हर्ट्ज से 5 किलो हर्ट्ज की रेंज में। और ये वो फ्रीक्वेंसी है जो आमतौर पे अडल्ट, मर्द या औरत दोनों के अडल्ट जब बात करते हैं तो हम इस फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इंसानी कान जो है इंसानी आवाज़ों को सुनने के लिए ऑप्टिमाइज हुआ है इसका इर्तिका। और लाउडनेस की बात करें तो 0 dB, अभी डीबी जो है ये एक वो आवाज़ की कुवत की फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट है। ये अभी इतना मेरे पास वक्त नहीं है आज कि हम डीबी को तफसील में बताएं, लेकिन समझ लीजिए कि ये लॉगरिथमिक है 0 dB से 120 dB तक। ये बहुत बड़ी डायनामिक रेंज है जो हम सुन सकते हैं। यानी ये 120 गुना नहीं है, ये 10 टू द पावर है ये। तो यानी ये बिलियन कहते हैं एक अरब को, ट्रिलियन कहते हैं 10 खरब को। 10 खरब रेंज है, यानी कम से कम फ्रीक्वेंसी और ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, कम से कम लेवल आवाज का, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही, आवाज की कुवत, राइट। यानी एक मुबहम आवाज और एक जो लाउड आवाज है, लाउडनेस की बात हो रही है, उसमें 10 खरब गुना छोटी आवाज, यानी ज्यादा से ज्यादा आवाज जो हम सुन सकते हैं जिससे कान के पर्दे यानी फट जाएं, वहां से लेके उसके मुकाबले में छोटी छोटी आवाज जो हम सुन सकते हैं वो 10 खरब गुना कम है, राइट। इतनी डायनामिक रेंज है इंसानी कान में। और थ्रेशहोल्ड पे हम कानों की फिर वही जो हेयर सेल है उनकी बात कर रहे हैं कि हेयर सेल में मूवमेंट, हाइड्रोजन के एटम के साइज से भी कम की मूवमेंट जो है वो डिटेक्ट हो जाती है। और फिर ये है कि दोनों कानों में, अब ये जो बात है ये अब न्यूरोलॉजी की बात आ रही है कि हम दोनों कानों से जो सिग्नल जा रहे हैं दिमाग में, उनमें 10 माइक्रोसेकंड का फर्क हो दाएं और बाएं कान की आवाज में, तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम डायरेक्शन डिटेक्ट करते हैं आवाज की। तो इंसानों के अलावा हमें पता है कि बैट इकोलोकेशन करते हैं, वो 200 किलो हर्ट्ज तक की आवाज जो है वो निकालते हैं, और फिर उसके रिफ्लेक्शन से वो एक मैप बनाते हैं, स्पेशल मैप। डॉल्फिन्स और वेल्स समुंदर में इसी तरह 150 किलो हर्ट्ज तक की आवाज निकालते हैं, और फिर उसके रिफ्लेक्शन से वो स्पेशल मैप बनाते हैं, जिससे अपने ये डिटेक्ट करते हैं कि दूसरे जानवर कहाँ पे हैं। एलिफेंट्स, इनमें इंफ्रासाउंड क्योंकि बहुत बड़े हैं, उनका जो कानों का पर्दा है वो भी बहुत बड़ा है, और बड़ा पर्दा का मतलब है कि वो बड़ी वेवलेंथ की आवाज को डिटेक्ट कर सकता है, राइट। तो उनकी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन लो फ्रिक्वेंसी इंफ्रासाउंड वो 20 किलो हर्ट्ज से भी नीचे की आवाज जो है, इनफैक्ट 1 हर्ट्ज की आवाज जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि जितनी कम फ्रीक्वेंसी की आवाज हो, वेवलेंथ उतनी बड़ी होगी, उतनी दूर तक जाएगी। तो अपने पाँव को जमीन पर मारकर भी आवाजें पैदा करते हैं। अपनी जो इनकी आवाज है वो भी बहुत लो फ्रीक्वेंसी की होती है, और ये आवाजें कई किलोमीटर तक जा सकती हैं। तो इससे वो दूसरे हाथियों की मौजूदगी कई किलोमीटर दूर से मालूम कर लेते हैं। अच्छा, अब हम मुख्तसर से बात करेंगे जेनेटिक्स की। सुनने का जीन जो है ये बहुत पुराना जीन है। एक जीन है जिसे पैक्स2 जीन कहते हैं। ये वर्चुअली हर जानवर में मौजूद है ये जीन, और ये जीन जो है हमल के दौरान, यानी इब्तदाई जो फीटस की डेवलपमेंट होती है उसके दौरान, जहाँ पे इनर ईयर है वहां पे फाल होता है, और
ये कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व के स्ट्रक्चर्स बनाने में ये काम करता है। ये हाईली कंजर्व्ड है, इस कदर कंजर्व्ड है कि एक जानवर का पैक्स2 जीन हम दूसरे जानवर में लगा दें तो भी ये काम करता है। मिसाल के तौर पर चूहों के पैक्स2 के जीन जो हैं वो हम ऐसे जानवर में लगा दें जिनका बहुत पुराना इर्तिकाई ताल्लुक है चूहों से, तो वो वहां पे भी काम करते हैं। बर्थ डिफेक्ट जिन बच्चों में होता है, पैक्स2 में अगर बर्थ डिफेक्ट है तो वो फिर वो उनमें कान और आंखें दोनों दुरुस्त तरीके से नहीं बनती। इसका मतलब है कि पैक्स2 जो है वो इतना पुराना जीन है कि ये न सिर्फ कानों की डेवलपमेंट बल्कि आंखों की डेवलपमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है। एक और जीन है पैक्स6 जो सिर्फ आंखों की डेवलपमेंट कंट्रोल करता है, और पैक्स2 और पैक्स6 जो है ये होमोलोगस हैं, यानी इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सा है। इसका मतलब है कि पैक्स2 और पैक्स6 जो है ये किसी ज़माने में एक ही जीन था, उसके डुप्लीकेशन और उसके बाद उसमें म्यूटेशन से ये बना। इसी तरह और जीन हैं जो जैसे ATOH1 जीन है जो हेयर सेल बनाने काम आता है, ये भी हाईली कंजर्व्ड है, जो हर लाइफ फॉर्म में ये एक जीन है। और ये मतलब इतना हाईली कंजर्व्ड है कि ऐसे जानवर जो 600 मिलियन ईयर्स एक दूसरे से अलग अलग जिनकी लीनेज रही है उनमें भी बिल्कुल एक तरह से काम करते हैं। तो ये सब हमें यही बताते हैं कि ये पैक्स2 और ये जो ATOH है ये बहुत पहले इर्तिका पजीर हो चुके थे, और फिर हर नौ में ये इतने अहम है कि हर नौ में ये काम करते हैं। थोड़ी सी हम बात करेंगे न्यूरोसाइंस की। न्यूरोसाइंस बहुत वसी टॉपिक है। तो हम कानों में हमें जो आवाज़ आती है, कोक्लिया में जो हेयर सेल हैं वो इन आवाज़ों को नर्व की फायरिंग के तौर पर कन्वर्ट करते हैं। वो फायरिंग का सिग्नल जो है वो नर्व बंडल दोनों कानों से जाते हैं लोअर ब्रेन और मिड ब्रेन में, वहाँ पे ये इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पे ही थोड़ा बहुत ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि दाएं और बाएं कान से जो आवाज़ें आ रही हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो चूंकि ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर बहुत नज़दीक हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए इस लेवल पे स्पेशल रेजोल्यूशन डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है। तो वो फिर जो प्रोसेस सिग्नल है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वहां पे जाता है, जहां पे इससे फिर फीचर एक्सट्रैक्शन होती है और उससे फिर मीनिंग एक्सट्रैक्शन होती है। उसके बाद फिर ये लैंग्वेज सेंटर में जाते हैं। लैंग्वेज सेंटर में फिर फीचर एक्सट्रैक्शन से फिर हम ये डिटेक्ट करते हैं कि आवाज़ का यानी ज़ेरो बम जो है उसको फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं, कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, फ्रीक्वेंसी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, राइट। उससे फिर हम मीनिंग डिटेक्ट करते हैं। तो आवाज़ से अल्फाज एक्सट्रैक्ट करना या आवाज़ से मौसीकी डिटेक्ट करना, ये एक ही फंक्शन है। यही वजह है कि मौसीकी सुनते वक्त भी वही हिस्से फ़ाल होते हैं दिमाग के जो आवाज़ों को डिटेक्ट करते वक्त होते हैं या प्रोसेस करते वक्त होते हैं, राइट। तो वो फिर स्पीच की प्रोसेसिंग जो है वो फिर अलग से होती है। यहाँ से सिग्नल जाता है, यहाँ पे दो और एरिया हैं, उनको वर्निकी एरिया और ब्रोका एरिया कहते हैं। वहाँ पे जाके स्पीच का सिग्नल जो है वो डिकोड होता है, और हम फिर ये डिटेक्ट करते हैं कि स्पीच क्या है, या फिर जो हमें स्पीच पैदा करनी है उसके लिए जो सिग्नल है वो वर्निकी और ब्रोका एरिया में पैदा होते हैं। तो ये एक 500 मिलियन 600 मिलियन साल का एक इर्तिकाई सफर है जिसमें बार बार ये सुनने की काबिलियत जो है ये इर्तिका पजीर हुई है। हेयर सेल एक दफा इवॉल्व हुए और वो हर जानवर में पाए जाते हैं, लेकिन फिर उसके हेयर सेल को फाल करने के लिए यानी जो ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर की एवोल्यूशन जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसड्यूसर इवॉल्व हुए जो मैकेनिकल लहरों को एम्पलीफाई करके इन हेयर सेल तक पहुंचाते हैं, राइट। तो इनर सेल जो है वो डिटेक्ट हुआ आवाज की लहरों को डिटेक्ट करने के लिए और ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए। मिडिल ईयर जो डिटेक्ट हुआ वो एम्पलीफाई करने के लिए हुआ, यानी जॉ बोन्स जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता मिडिल ईयर का पार्ट बन गई, और वो हरकत जो है वो जो मैमल्स में पर्दा समात है यानी कान का पर्दा है उसकी हरकत को एम्पलीफाई करती हैं। और मैमल्स हैं सिर्फ वो जानवर जिनमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी ये मैमल्स का इतना यूनिक फीचर है कि एक पहले हमने बात की थी कि मैमल्स के दांत भी बहुत यूनिक होते हैं। तो दांत और इनर ईयर ये 2 स्ट्रक्चर हैं जिनसे मैमल के फॉसिल्स बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। यानी कहीं कोई फॉसिल नजर आए जिसमें दांतों का स्ट्रक्चर और ये 3 मिडिल ईयर नजर आए तो उसका साफ मतलब ये होता है कि ये मैमल का फॉसिल है। और जैसा हमने पहले बात की थी कि सुनने का असल जो काम है वो ब्रेन में होता है, यानी कान जो है वो सिर्फ ट्रांसड्यूसर है। और ये जो आप वेवफॉर्म देख रहे हैं कि हाथी लो फ्रिक्वेंसी सुन सकता है, बैट्स हाई फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं, इंसान और ज़्यादातर मैमल जो हैं वो इस इलाके में है।
मीडियम रेंज में। तो अब ये मैंने कुछ किताबें आपके रेफरेंस के लिए दी हैं। ये इंशाल्लाह लेक्चर ख़त्म होगा तो मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। इन किताबों को पढ़िए, इनमें बहुत इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा चैट जीपीटी और जो दूसरे एआई टूल्स हैं उन्हें इस्तेमाल कीजिए। एक एक टॉपिक पे आप बहुत गहरी रिसर्च कर सकते हैं। और ये जो फॉइल है ये साइंस की दुनिया के जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं वो उनके लिंक्स हैं, तो पीडीएफ में आपके ये लिंक प्रिजर्व होंगे, तो इनसे आप साइंस की दुनिया को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे यूट्यूब का चैनल है उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत से वीडियो लाने वाले हैं, और आप अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी जब भी नया कोई वीडियो वहाँ पे अपलोड किया जाएगा। उसके अलावा साइंस की दुनिया है, या राजा साहब का जो चैनल है यूट्यूब का, या हमारा जो यूट्यूब का साइंस की दुनिया का चैनल है, यानी एक तो साइंस की दुनिया फेसबुक पे है, एक यूट्यूब है, तो वहाँ पे अपने सवाल लिखिए। मेरी कोशिश होगी कि हमारी टीम हर सवाल का जवाब दे। तो ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी। अब आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। तो जब तक सवाल इकट्ठा हो रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि अगले हफ्ते ये लेक्चर नहीं होगा। अगले हफ्ते मैं मसरूफ़ हूँ, तो आइंदा का जो लेक्चर है इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद होगा। लेकिन अगला जो लेक्चर आएगा 2 हफ्ते बाद, उसमें हम इसी तरह हिस्सियात की जो इर्तिका है, यानी टेस्ट का जो इर्तिका है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे दांतों के इर्तिका की, और आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे स्ट्रक्चर हैं उनके इर्तिका की बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम एक लेक्चर होगा जीनियात पे, इंट्रोडक्शन जीनियात का, ताकि आपको एक लेक्चर होगा बायोकेमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद फिर हम जो मिसकंसेप्शंस हैं उस पर जाएंगे। तो अगले हफ्ते नागा होगा और 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह लेक्चर रिज्यूम होगा। और ये सीरीज़ के जो लेक्चर हैं वो हम रज़ा भी उसको अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, साइंस की दुनिया के चैनल पे भी अपलोड होता है। तो वहाँ पे आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं, और आप कोई भी सवाल हो वहाँ देख सकते हैं। साइंस की दुनिया पे भी हम इसका लिंक शेयर करते हैं। साइंस की दुनिया को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन है, और आप कोई भी सवाल करें तो सवाल के मेरी कोशिश होती है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। उसके अलावा हमारी एक अलग से सीरीज़ है जिसे हम फेम साइंस सीरीज़ कहते हैं। उसमें ये होता है कि आप साइंस की दुनिया पर अपने सवाल डाल दें, तो हम फिर वीडियो की सूरत में उन सवालात को इकट्ठा करके हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद हम वीडियो की सूरत में सवाल के जवाब देते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं वीडियो सूरत में, वो भी साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे है। तो आप ज़रूर साइंस की दुनिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, और इंशाल्लाह आइंदा हम और इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे वहाँ पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल पूछिए। मैं सर ये सवाल करना था कि जो आपने जो सारा लेक्चर हमें दिया है मिडिल ईयर और इनर ईयर के बारे में, तो जो ये किस तरह हमें पता चलता है साइंसदानों को, जो किस तरह तरतीब आ के पहले बाहर वाली चीज़ बनी, फिर अंदर वाला, फिर कॉकलिया बना, ये फोसा से पता चलता है ये सारी तरतीब का? जी जी, जैसे मैंने अर्ज किया था कि फॉसिल्स की डेटिंग की टेक्निक्स बहुत सी मुख्तलिफ हैं, जिनसे हम ये मालूम करते हैं कि कोई फॉसिल कितना पुराना है, राइट? तो फिर हम ये देखते हैं कि जो 300 मिलियन साल पुराने फॉसिल हैं, जो कि यानी वो तो यूनिसेलुलर होते हैं ज़्यादातर, राइट? फिर हम देखते हैं कि जो बहुत इब्तदाई जानवर हैं उनमें जहाँ जिनमें यानी हड्डियां बन चुकी थी, जो अब वर्टेब्रेट्स की बात करें ज़्यादातर, राइट? वर्टेब्रेट्स में जो इब्तदाई जानवर हैं, जो बहुत यानी कदीम फॉसिल्स हैं, उनमें कानों का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि जब रेप्टाइल से मैमल्स इर्तिका पजीर हुए, वो टाइम था जब ये 3 बोन ईयर, मिडिल ईयर जो है, 3 जिसमें 3 बोन्स हैं, वो इर्तिका पजीर हुआ था। तो ये इतनी वाज़ेह ट्रांजिशन है कि हम इसको बिल्कुल यानी 5 मिलियन या 2-3 मिलियन साल की रेजोल्यूशन में देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीलियां हो रही हैं, और हज़ारों जानवरों के, मादूमशुदा जानवरों के फॉसिल्स मिल चुके हैं। उस वजह से हम ये बड़ी तफसील से मैप कर सकते हैं। दूसरा मैंने अर्ज किया था कि जेनेटिक्स पे मैंने ज़्यादा आज बात नहीं की, लेकिन अब हमारे पास जेनेटिक्स की पूरी टूल किट मौजूद है, और उस टूल किट से, जैसे ये पैक्स 2 जीन है, राइट? अभी मैंने जैसे बात की थी, पैक्स 6 है, पैक्स 5 है, A2H1 है। ये जीन्स
बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें म्यूटेशंस होती हैं, राइट? तो उन म्यूटेशंस को फॉलो करके एक टेक्निक होती है मॉलिक्यूलर क्लॉक की। तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस जीन में किस रेट से म्यूटेशन हो रही है, और फिर ये देखते हैं कि अगर सपोज ऑन द एवरेज एक जीन में हम ये देखते हैं कि 100 मिलियन के स्केल पे 1000 म्यूटेशन हुई, तो इसका मतलब ये है कि ऑन द एवरेज 1 लाख साल में एक म्यूटेशन हो रही है उसमें, यानी बहुत हाईली कंजर्व्ड है वो, राइट? हाईली कंजर्व का मतलब है कि उसका फंक्शन अगर तब्दील हो जाए तो जानवर वायबल ही नहीं रहता, तो वो जानवर फिर यानी अगली नस्ल पैदा ही नहीं कर सकता। तो हाईली कंजर्व जो जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन रेट बहुत स्लो होता है, लेकिन वो एक कंसिस्टेंट है रेट है जिसको हम मैप कर सकते हैं। तो वो फिर हम देखते हैं कि दो मुख्तलिफ जानवरों में जो इस वक्त जिंदा जानवर हैं उनके पैक्स2 जीन में कितनी म्यूटेशंस हैं, और उन म्यूटेशन से फिर हम देख सकते हैं कि उनका कॉमन एंसेस्टर कितने करोड़ साल पहले रहा होगा, राइट? तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, और हम फॉसिल से जो डेटिंग निकालते हैं और फिर मॉलिक्यूलर क्लॉक से जो डेटिंग निकालते हैं वो बिल्कुल मैच करती हैं। उससे हमें पता चलता है कि यानी इंडिपेंडेंटली बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से हम ये एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन हम ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये दुरुस्त इन्फॉर्मेशन है। तो बॉटम लाइन यही है कि फॉसिल्स को देख के और जीन्स को देख के हमें ये पता चलता है कि ये इर्तिका की जो तारीख है इसमें तरतीब क्या है, यानी पहले क्या बना, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, तब्दीली कैसे हुई। अच्छा, हाफिज मोहम्मद साहब ने सवाल पूछा है, सिंस बर्ड्स कैन नेचुरली रीजनरेट देयर हेयर सेल्स यूजिंग स्पोर्टिंग सेल्स, what is the exact evolutionary barrier that prevents mammals from doing the same? Why did evolution lock down that healing ability in us? देखिए, साइंस में हम ये देखते हैं कि खासतौर पे जब हम इवोल्यूशनरी साइंस देखते हैं तो हम ये देखते हैं हिस्ट्री क्या थी, राइट? अब हिस्ट्री में हमें ये पता है कि अगर हम इंसानों की बात करें, राइट, तो हमने पिछली दफ़ा बात की थी आंखों की, कि आंखों में तमाम मैमल्स में 4 में से 2 जीन ज़ाया हो गए थे, लेकिन फिर जब हम प्राइमेट्स की तरफ आए तो एक म्यूटेशन हुई जिससे एक नया जीन बन गया जो जिससे हमारी यानी प्राइमेट्स में सुर्ख रंग देखने की काबिलियत वापस आ गई, लेकिन वो उसी जगह नहीं जिस जगह बाकी जानवरों की है। तो ये म्यूटेशंस की वजह से किसी जीन का गैर फ़ाल हो जाना या कोई नया जीन बन जाना जो एक नई काबिलियत पैदा कर जाता है, ये तो म्यूटेशन है। म्यूटेशन तो हिस्टोरिकल एक्सीडेंट होते हैं, राइट? उसके बाद फिर सिलेक्शन होती है कि अगर उस जैसे अब अगर हम बात करें कि ये डिसेबिलिटी यानी एक जीन जो पहले मौजूद था, यानी जो रेप्टाइल्स में मौजूद था जो हेयर सेल को रीजनरेट करने की काबिलियत रखता था, ये अगर किसी वजह से म्यूटेट हो गया और यानी इनहिबिट हो गया या यानी म्यूट हो गया, इसको कहते हैं, राइट, कि बंद हो गया, वो फाल होना बंद हो गया, तो उसका नुकसान क्या हुआ? अगर उसके नुकसान ये हुआ कि जिन जानवरों में ये काबिलियत हेयर सेल पैदा करने की ख़त्म हो गई, रीजनरेट करने की, अगर उनमें अगली नस्ल पैदा करने की काबिलियत कम हो जाती तो फिर ये म्यूटेशन जीन पूल से निकल जाती। तो इस म्यूटेशन के कायम रहने का मतलब ये है कि इस म्यूटेशन से अगरचे नुकसान हुआ लेकिन अगली नस्ल पैदा करने की काबिलियत में कोई कमी नहीं आई। ये बुनियादी नुक्ता है, राइट? जैसे मैंने दांतों की मिसाल दी थी, रेप्टाइल्स में दांत जब गिरता है तो उसकी जगह दूसरा दांत आ जाता है, ये सारी उम्र चलता रहता है, यानी 100 दफे भी दांत गिर जाए तो उसके नए दांत आ जाते हैं। मैमल्स में वो काबिलियत भी खत्म हो गई, लेकिन मैमल्स में चूंकि वैरायटी ग़िज़ा की ज्यादा थी इसलिए दांतों के रीजनरेट ना होने की वजह से इन पर कोई मनफी असर नहीं पड़ा। और एक और बात जो अहम है कि आमतौर पे दांत गिरते हैं, यानी जो दूध के दांत तो जल्द गिर जाते हैं, लेकिन जो बालिग होने के बाद दांत आते हैं, मुस्तकिल दांत जिन्हें कहते हैं, वो आमतौर पर गिरते हैं 30, 35, 40 साल की उम्र के बाद आहिस्ता तक खराब होने लगते हैं, फिर एक एक करके गिरने लगते हैं, राइट? उस वक्त तक ज्यादातर लोग अपनी अगली नस्ल पैदा कर चुके होते हैं। तो वो जीन्स जो उस वक्त फाल होते हैं या उनका असर उस वक्त नजर आता है जब कोई नाव अपनी अगली नस्ल पैदा कर चुकी हो, तो वो जीन्स फिर जीन पूल से नहीं निकल पाते, राइट? क्योंकि जीन पूल से वही निकल पाते हैं जीन जिनकी वजह से अगली नस्ल पैदा करने की काबिलियत कम हो जाए।
तो अब देखिए कि इंसानों में और ये तमाम मैमल्स में ही है, उम्र के साथ साथ नज़र भी खराब हो जाती है। अब मुझे पढ़ने के लिए ऐनक लगाना पड़ती है, अक्सर 40 साल की उम्र के बाद रीडिंग ग्लासेस ज़रूरी हो जाते हैं। तो वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता आंखें जो हैं वो डीजेनरेट होती हैं, लेंस ख़राब हो जाता है, जो मसल्स की फोकस करने की काबिलियत है, लेंस चूँकि सख्त हो जाता है तो जो लेंस को स्ट्रेच करने के मसल्स हैं वो फुल स्ट्रेंथ पे भी काम करें तो लेंस फिर वो फोकस नहीं कर पाता, तो नज़दीक की चीज़ें जो है हम फोकस नहीं कर पाते, राइट। ये काबिलियत इस और ये जो यानी नक्स है, ये इस वजह से अब तक कायम है कि इसकी वजह से अगली नस्ल पैदा करने की काबिलियत में कोई कमी नहीं आती, राइट। क्योंकि जवानी में जब हमें ज़रूरत होती है नज़दीक और दूर की चीज़ें देखने की, उस वक्त तक ये नज़र बिल्कुल ठीक होती है। तो वो जीनियाती खराबियाँ, एक और मिसाल है, ये आम तौर पे जब ये मिसाल, ये जो असूल दिया जाता है ना कि वो जीन्स कभी जीन पूल से नहीं निकलते जिनसे अगली नस्ल पैदा करने की काबिलियत में कमी ना आए, तो वो मिसाल देते हैं एक बीमारी की जिसे हंटिंगटन्स डिजीज़ कहते हैं, और ये इंतहाई ख़तरनाक जीनियाती बीमारी है हंटिंगटन्स डिजीज़। उसमें एक जीन है जो म्यूटेटेड होता है और वो 40 साल की उम्र के बाद दिमाग के न्यूरॉन्स को मरने लगते हैं उससे, और ये 100% फेटल डिजीज है। और ये बहुत प्रिडिक्टेबल है, यानी 1 साल के बच्चे में अगर ये डिटेक्ट हो जाए कि इसमें वो जीन है, यानी दोनों यानी माँ और बाप की तरफ से इसको वो डिफेक्टिव जीन मिला है, तो 100% गारंटी होती है कि ये इसको हंटिंगटन होगी और ये 50 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। लेकिन वो जीन अभी तक इंसानों में मौजूद है। क्यों मौजूद है? इसलिए कि ये 15-20 साल यानी बुलूगत 15, 16, 17 साल की उम्र में आती है। बच्चे अब तो ज़रा देर से होते हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें तो 16 साल की उम्र में बच्चे होने शुरू हो जाते थे, राइट। 16 साल से 30-35 साल की उम्र तक लोग बच्चे करते थे। उस वक्त तक ये जीन बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होता, यानी इसका असर ज़ाहिर नहीं होता, इसका असर उधेड़ उम्र में जाके होता है। इस वजह से वो जीन अभी तक है हमारे पूल में। तो इंसानों में या जो मैमल्स में हेयर सेल्स का लॉस से रिकवरी का जो मैकेनिज्म नहीं है, जो गैर फाल हो चुका है, यानी वो जीन्स अभी मौजूद हैं लेकिन वो अब म्यूटेट हो चुके हैं, उसकी वजह से इनकी अगली नस्ल पैदा करने की काबिलियत को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए ये मैकेनिज्म जो है वो मैमल्स में नहीं है। जी, अगला सवाल। जी, ये आज का आखिरी सवाल था। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो इतना वक्त निकाल के आप लेक्चर में लाइव सुनते हैं और फिर सवाल जवाब करते हैं। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि यूट्यूब पे साइंस की दुनिया पे राज साहब का जो यूट्यूब का चैनल है, उस पर साइंस की दुनिया का यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम है और बहुत से चैनल्स हैं, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। और इंटरेक्शन से सीखते हैं हम लोग। ये PDF में इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। तो PDF को अगर आप दोबारा देखेंगे, लेक्चर दोबारा सुनेंगे, आपके जहन में अगर कोई सवाल आए तो खुद भी तहकीक कीजिए, ChatGPT का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो आप बिला तकल्लुफ साइंस की दुनिया पे या यूट्यूब चैनल पे इफेक्टिव तरीका है वो सवाल जवाब और मुकालमा है, तो ये मुकालमा जारी रखिए। और एक बार फिर रिमाइंडर कि अगले हफ्ते लेक्चर नहीं होगा, अब हम इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।